Clause number 4 of the part first of the second schedule is just from the ethical requirements. ये ethical requirements में से ही है, और ethical requirements में से ही है का मतलब ethical requirement में अपनी थी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में बोला गया था कि बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब ये इंडिपेंडेंस की बात शुरुआत से शुरू की गई थी, तो ये इंडिपेंडेंस जो है बोला जाता था इंडिपेंडेंस को कि साहब 20% या उससे ऊपर अगर कुछ रखते हो तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं, और अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो आपको उस एंटिटी का ऑडिट नहीं करना चाहिए। ये हमारे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन हुआ करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, हुआ करती थी। तो अब ये क्लॉज क्या कह रहा है? ये क्लॉज कह रहा है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही expresses his opinion on financial statement of an entity in which he, his firm, his partner has substantial interest. He, his partner has substantial interest. अब आप अगर इसकी बेयर लैंग्वेज पे जाओ, क्लॉज जस्ट 4 की तो expresses his opinion on financial statement of any business or enterprise in which he, his firm or partner in his firm has substantial interest. He पहला, his firm दूसरा, और a partner in his firm तीसरा has a substantial interest. तो ठीक है, यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो अश्योरेंस एंगेजमेंट की ही बात कर रहा है, एंड दैट अश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूड्स ऑल रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स आल्सो। Substantial interest means same which is defined under Income Tax Act, and Income Tax Act defined as more than or equal to 20%. This clause is applicable to all type of a test function. मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, चाहे टैक्स ऑडिट हो, चाहे ऑडिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, सब पे लगेगा। अब चूंकि आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए आप यहां पर तो ऑडिट ले ही नहीं सकते। जिस कॉलेज में आप पार्ट टाइम लेक्चरर हो वहां पर आप ऑडिट नहीं ले सकते। अगर आप एम्प्लॉय या ट्रस्टी हो किसी ट्रस्ट के, तो आप वहां ऑडिट नहीं ले सकते। आप अगर एक कंपनी के लिक्विडेटर हो तो लिक्विडेटर होते हुए आप ऑडिट नहीं ले सकते। अगर आप एक प्रोप्राइटर या पार्टनर हो किसी कंसर्न के, तो आप उस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का ऑडिट नहीं ले सकते।
अगर एक मेंबर एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखता है तो वो अपने एम्प्लॉयर का ऑडिट नहीं कर सकता। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो तो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इंटरनल ऑडिटर भी टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता, इंटरनल ऑडिटर भी जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता। कूलिंग ऑफ पीरियड आपका होना चाहिए डायरेक्टर के बाद। मैं यहाँ थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहूंगा। इंस्टीट्यूट का पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसको इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर लिया। वो ये था कि डायरेक्टरशिप अगर आपने किसी कंपनी की छोड़ी है तो कम से कम 2 साल तक आप उस कंपनी से दूर रहो, उसके बाद भले उसके ऑडिटर बन जाओ। हालांकि विड्रॉ हो गया है लेकिन एप्लीकेबल अभी भी है, क्योंकि आपका जो पार्ट 1 ऑफ कोड ऑफ इथिक्स है वो बोलता है कि सफिशिएंट टाइम तक आपको कूलिंग ऑफ में जाना चाहिए, उसके बाद ही आप वापस कंपनी में ऑडिटर बन सकते हो। उसके बाद जो बात है, सेक्शन 288 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम टैक्स की डिस्क्वालिफिकेशंस बताई हैं ऑडिटर की, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, expresses his opinion on financial statement of any business or enterprise in which। ध्यान देना बेटा, मैं आप यहाँ क्यों लेके आया हूँ आपको, ये आपको पता चलेगा। why I brought you here, इसलिए in which he, his firm or a partner in his firm has substantial interest। लेकिन यहाँ रिलेटिव की बात नहीं की गई। रिलेटिव की बात आगे की जाएगी कहीं और, तब अपन बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमने काफी कुछ समझ लिया। यहाँ पर वापस चलते हैं हमारे कोड ऑफ एथिक्स पे जहाँ हम थे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी सेम मीनिंग मेरा पानी रखा बेटा, ये पानी मेरे यहाँ ठीक। सेम मीनिंग एज गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। टाइप्स ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पार्ट टाइम लेक्चरर हो, एम्प्लॉय हो, ट्रस्टी हो, लिक्विडेटर हो, प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, होल्डिंग सीओपी करते हो, और भी जुड़ गए। सेक्शन 144 वाले भी जुड़ गए सारे। बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग करते हो या अकाउंटिंग करते हो या इंटरनल ऑडिट करते हो, याद करो बुक कीपिंग करते हो, अकाउंटिंग करते हो, इंटरनल ऑडिटिंग करते हो, तो आप ना कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो, ना टैक्स ऑडिटर बन सकते हो, और ना ही जीएसटी ऑडिट कर सकते हो। तो इन सब के लिए अपन एक ही लाइन लिख के रख लें जो अपने पास रहे, और वो क्या है बाबू, वो ये है कि एन इंटरनल ऑडिटर
कैन नॉट बिकम स्टेट्यूटरी ऑडिटर under Companies Act, tax auditor, GST auditor, or any other assurance engagement. ये इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कितने लोग पहली बार कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हो? आप जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप में से कितने लोग पहली बार कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हो? लिखना तो पड़ेगा ना, जवाब तो दो। हर्षित सर को तो इतने जवाब देते हो आप। अच्छा, सेल्फ स्टडी किया था तो कोई बात नहीं, तब तो आपको बहुत सारी चीजें इनसाइटफुल लगेंगी। चल, तो आप समझ में आ रहा है? चल, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉज नंबर 5, यहां से शुरू होता है जबरदस्त कंसेप्चुअल नेटवर्किंग ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8, ये चारों क्लॉजेस सीए फाइनल में लगभग हर पेपर में पूछते हैं। मतलब ऑडिटिंग का पेपर है तो इन क्लॉजेस में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, आप ये मान। तो क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है? क्लॉज नंबर 5 कहता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in financial statement, but disclosure of which is necessary for user to make such financial statement not misleading, where he concerned with financial statement in professional capacity. बाबू क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा ज्ञान देंगे? सीधी सी बात है बाबू, ये कह रहा है कि यार तुम ऑडिटर हो, तुम ही फेल हो गए डिस्क्लोज करने में एक मटेरियल फैक्ट जो तुम्हें मालूम है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं है, जिसका डिस्क्लोजर जरूरी था इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉट मिसलीडिंग बनाने के लिए प्रोफेशनल कैपेसिटी। मान लो मटेरियल अनसर्टनिटी टू गोइंग कंसर्न है, तो तुमको मैंने पढ़ाया है ऐसे 570 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टनिटी पैराग्राफ आएगा। याद आया? गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टनिटी पैराग्राफ आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ आएगा
इस मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में सारा डिस्क्लोजर होगा उन कंडीशंस का, उन सिचुएशंस का। अब मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक एंटिटी का गोइंग कंसर्न मटेरियली अनसर्टन है, ऑडिटर ने रिपोर्ट में नहीं दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ? तो भाई साहब खाली ऐसे 570 करके मत आ जाना। एक मटेरियल फैक्ट जिसे डिस्क और जो उसे मालूम था, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना जरूरी था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीडिंग नहीं बनाने के लिए, देन यू नीड टू दैट, आपको करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है बाबू कि जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न हुई, जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसका भी तो डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये भी तो एक मटेरियल फैक्ट है। सो एक मटेरियल फैक्ट जिसका डिस्क्लोजर होना जरूरी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी उनमें से एक है। इसके अलावा मान लो आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट थे, उनको बेच दिया गया है, या एम्प्लॉय बेनिफिट्स के जो इन्वेस्टमेंट थे उन्हें बेच दिया गया है। तो यार ये सारे मटेरियल फैक्ट हैं जो आपको मालूम है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होना जरूरी है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका डिस्क्लोजर नहीं हुआ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका डिस्क्लोजर नहीं हुआ, then there will be always be a problem that financial statement will permanently become misleading। तो ऐसे केस में क्लॉज नंबर 5 में चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना ही जाएगा। गॉट माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों, मैंने जो बोली? आगे बढ़ूं? अब ये तो था क्या, ध्यान देना सब लोग, हैं बहुत बेहतरीन काम होने वाला है। इसे अपन ने क्या कहा, अरे यार ये इसे अपन ने कहा मटेरियल फैक्ट। ये मटेरियल फैक्ट है। अब आइए क्लॉज नंबर 6, जरा इसको पढ़ो और मुझे कंफर्म करो कि इसमें और 5वें में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है भाई साहब? इसके अंदर डिफरेंस है ये, फेल्स टू रिपोर्ट।
क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, fails to report material misstatement known to him, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर भी हो रहे हैं, जिनमें वो प्रोफेशनल कैपेसिटी एज एन ऑडिटर कंसर्न भी है। तो भाई तुमको मालूम है फ्रॉड है, तुमको मालूम है ओमिशन है, तुमको मालूम है नॉन डिस्क्लोजर है, फिर भी तुम चुप हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फ्रॉड है तो क्या वो फ्रॉड एक मटेरियल फैक्ट नहीं बनता? बताओ, अगर कोई फ्रॉड है तो क्या वो मटेरियल फैक्ट नहीं है? है। अच्छा, क्या हर मटेरियल फैक्ट मिस स्टेटमेंट होता है? नॉन डिस्क्लोजर, क्या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एवरी मटेरियल फैक्ट इज मिस स्टेटमेंट? नॉट सो। तो बहुत सिंपल है बॉस, मटेरियल फैक्ट known to you which is fraud, material misstatement known to you which is also fraud। तो फिर पांचवें और छठे में अंतर क्या हुआ भाई? हर फ्रॉड एक मटेरियल फैक्ट ही है यार। अरे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एक मटेरियल फैक्ट है और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एक मिस स्टेटमेंट भी है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? टेल मी, बताओ ना भाई। We are concentrating on relationship between 5 and 6। यहां मैं एक छोटी सी बात पहले लिखूंगा फिर प्रूव करूंगा। Every omission of fact is not material misstatement, but every material misstatement is a material fact। हर ओमिशन ऑफ द फैक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एक मटेरियल फैक्ट है। यानी अगर छठा लगा तो पांचवा तो लग के रहेगा, लेकिन अगर पांचवा लगा तो जरूरी नहीं है कि छठा लगे। क्या अपन ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि जिनमें पांचवा लगे और छठा न लगे?
बताइए, एक आध उदाहरण सोच के बताइए, एक आध एग्जाम्पल सोच के बताइए, फिफ्थ लगे और सिक्स्थ ना लगे। मटेरियल फैक्ट ये है कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, जिन्हें फ्यूचर में लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए रखा गया था, उन्हें बेच दिया गया। अच्छा, बेचा गया तो बैंक से भी एंट्री है, प्रॉफिट की भी एंट्री है। ऐसा नहीं कि ऊपर के ऊपर बेच दिया गया है, बेचा गया है लेकिन प्रॉपरली बेचा गया है, अकाउंटिंग फॉर भी प्रॉपरली हुई है, कोई लॉ का वायलेशन भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 ने कहा था कि आपको ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा रखने हैं, और उधर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व अकाउंट के अगेंस्ट में आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट रखने थे, ये भी आपको मालूम है। पर ये एक मटेरियल फैक्ट है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल क्रंच के चलते कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिए। चूंकि ये मैटर बहुत मटेरियल है, यूजर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, तो आपको इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए था। हालांकि ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। मान लो एक एंटिटी के पास बहुत सारा पैसा, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने बहुत सारा पैसा कंपनी में इन्फ्यूज किया फॉर देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अब ये बात नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में आनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, कौन लाया। शेयर कैपिटल की प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, डिस्क्लोजर का कोई पॉइंट है। तो मेनली डिस्क्लोजर वाले वो सारे पॉइंट कहाँ कवर हुए? 5 में। और मिस स्टेटमेंट वाले सारे पॉइंट्स कहाँ क्लियर हुए? 6 में। तो 5वें और 6ठे में यह है कि अगर आप छठा लिख रहे हो तो आपको 5वां तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर आप 5वां लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि छठा भी लिखना पड़े। पर अगर कंसीडर करना पड़े तो आप लिख के आ जाएंगे सेफर साइड, तो कोई बुरा नहीं। अब 5वें में अपन चिल्ला रहे थे नोन टू हिम, नोन टू हिम। छठे में और 5वें में दोनों में अपन चिल्ला रहे थे नोन टू हिम, नोन टू हिम। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई साहब, ना तो मुझे वहां पर मटेरियल फैक्ट मालूम था, ना यहां मुझे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मालूम है। ना तो मुझे वहां मटेरियल फैक्ट मालूम था, ना मुझे यहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मालूम है। मुझे मालूम ही नहीं था भाई साहब, मैं क्या करूं? हाँ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व भी एक चीज हो सकती है, दैट में बी पॉसिबल। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था। अरे गधे, अगर मालूम नहीं था, तूने अगर ऐसा बोल दिया तो तू 7वें क्लॉज में आ गिरेगा। Chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise due diligence or grossly negligent in conduct of
his duties, his professional duties. तो a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise due diligence and is of grossly negligent in conduct of his professional duties. आप ड्यू डिलिजेंट नहीं हो, आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे हो, मतलब या तो आप ड्यू डिलिजेंस यानी उचित सावधानी से काम नहीं कर रहे हो, या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। यार आपको कैसे पता नहीं चला, मुझे ये बताओ, कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में से डिविडेंड बांट दिया? आपको कैसे पता नहीं चला यार कि एंटिटी का पीएफ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जबकि इसके 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं? आपको कैसे पता नहीं चला बाबू कि इनकम टैक्स ने इनके खिलाफ डिमांड निकाल रखी है? आपको कैसे पता नहीं चला बाबू कि इन लोगों ने गारंटी दे रखी है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कहीं दिखाया ही नहीं है? आपको कैसे पता नहीं चला? ये तो फिर भी ठीक है, इससे भी बड़े वाले लोग बैलेंस शीट की बैलेंस शीट बन गई, बैलेंस शीट टैलीड ही नहीं है। फिगर्स ही मैच नहीं हो रहे। तो अगर ऐसे ग्रॉसली नेग्लिजेंट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है क्लाइंट ने, और हमने भी दोनों सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बैलेंस शीटें बनवाई, और हमने भी दोनों सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बैलेंस शीटों की 2 ऑडिट रिपोर्ट दी। एक में प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, दूसरे में प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। इससे तो ग्रॉसली नेग्लिजेंट ही कहा जाएगा ना बाबू। दैट वुड बी ट्रीटेड एज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, उसे ग्रॉसली नेग्लिजेंट ही कहा जाता है। तो कुछ चीजें होती है कि मुझसे कुछ देखना छूट गया। अगर आपसे कुछ देखना छूट गया है तो मैं उसे कहता हूं क्या? आपने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। और अगर आपसे सब कुछ देखना छूट जाता है तो मैं कहूंगा आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे। पुराने फिगर कॉपी पेस्ट हो गए, एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट लगी है, दूसरी कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट लगी है, तीसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगे, चौथी कंपनी के नोट्स द अकाउंट्स लगे, और हो गए अपलोड पोर्टल पे। ओपनिंग बैलेंसेस चेक नहीं कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ हो रहे हैं, प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है, लॉस की जगह प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बता दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिपॉजिट ले लिए, तुम देख ही नहीं रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्त शेयर ट्रांसफर कर रही है, तुम देख ही नहीं रहे हो, 1% कंपनी अपनी सारी सीमाएं पार कर रही है, तुम देख ही नहीं रहे हो। सर ये सब चीजें गड़बड़ है। So one has to be very clear on that. That is called grossly negligent. अब ध्यान से सुनना, जानबूझकर चीजों को इंटेंशनली, फैक्ट मालूम होते हुए भी इंटेंशनली, फैक्ट मालूम होते हुए भी फैक्ट को ना बताना ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी तो होगा ना भैया। तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम सबको बताते, तुमने बताया ही नहीं। सिर्फ पैसों के लालच में सब कुछ छुपा गए।
तुम्हें तो ये भी मालूम था कि यहाँ मिसस्टेटमेंट है, फिर भी तुमने नहीं बताया, तो तुम ग्रॉसली नेग्लिजेंट तो हो ही ना यार। बाबू अगर कुछ मालूम है और नहीं बताओगे तो 5 भी लगेगा, 6 भी लगेगा और 7 भी लगेगा। जानते बूझते हुए कुछ नहीं कहना, वो भी तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है। और सर मैं तो ऑडिट कर रहा था, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कोई मटेरियल फैक्ट, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ड्यू डिलीजेंस ही नहीं रखा तुमने, और ये पता था कि यहाँ गड़बड़ है, फिर भी मैंने रिपोर्ट जाने दी। अब तो तू ग्रॉसली नेग्लिजेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर हमें तो मालूम ही नहीं था। अरे तुम्हें मालूम नहीं था तो तुमने ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं किया। सर हमें तो मालूम था कि ये फ्रॉड है, लेकिन हमने फिर भी नहीं बताया। भाई साहब ये तो घोर लापरवाही है, ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब मान लो आपको एक बंदा एक ओपिनियन, मतलब एक क्वेश्चन आ जाए, और वो क्वेश्चन ये आए कि आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर थे, एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपने एक अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी थी। बाद में पता चला कि उस एक्स लिमिटेड की तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनी हुई थी। बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट किए आपने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। बताइए ये कहाँ आएगा? क्या ये मटेरियल फैक्ट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से नहीं बनाई गई? बिल्कुल है। क्या ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट है कि बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आपने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया? बिल्कुल सही है। यानी क्लॉज 5 भी आया, क्लॉज 7 भी आया। अभी जब तक मिस स्टेटमेंट होते हुए मैं मिस ना बोलूं तब तक बात अलग है। अभी तो मिस स्टेटमेंट मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैं क्यों बोलूं? अब बात की जा रही है क्लॉज नंबर 8 की। जरा इसको पढ़िए। क्या मैंने जो केस बोला उस पर क्लॉज 8 भी लगेगा? देखो देखो, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आपने ऑडिट किया, मतलब भाई साहब आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो जरूरी थी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन के, वो नहीं ली है। यू आर फेल्ड। तो भाई साहब 8वें क्लॉज में भी आएगा, 7वें में तो आना ही है क्योंकि ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे हो, 5वें में भी आना है क्योंकि तुम्हें पता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली बनी हुई नहीं है। मटेरियल फैक्ट, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, एंड 8वां fails to obtain sufficient and appropriate audit evidence। अब मुझे तुम इस बारे में थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
क्या मतलब निकलता है इस चीज का, बताओ? कोई मतलब है? क्या मीनिंग? शोले देखी? शोले मूवी, शोले तो देखी होगी यार। मतलब शोले भी नहीं देखी तो फिर तो गड़बड़ है यार बॉस। मतलब भारत में रामायण और महाभारत के बाद अगर कोई चीज नहीं देखी किसी ने तो प्रॉब्लम। शोले में जय जाता है, हाँ 10 साल पहले भी देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा। जय जाता है मौसी के पास वीरू का रिश्ता मांगने, और बोलता है मौसी बसंती की शादी वीरू से कर दो, लड़का बहुत अच्छा है। मौसी बोलती है बेटा लड़का करता क्या है? बोले मौसी देखिए, शादी करेगा तो कुछ करने भी लगेगा। अच्छा, कितना कमा लेता है? मौसी कमाने का तो ऐसा है कि जुआ है, बाजी जीते तो जीते, हारे तो हारे। अच्छा अच्छा अच्छा, जुआ भी खेलता है तुम्हारा दोस्त? अब मौसी पीने के बाद कहाँ होश होता है, कहाँ बैठे कहाँ उठे। अच्छा, तो पीता भी है तुम्हारा दोस्त? अब गाने वाली ने अगर हाथ पकड़ के बैठा लिया तो पी भी लेता है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है और आप बसंती की शादी कर दो। अब ऐसे ही ऑडिटर अगर अपना ओपिनियन दे तो सब्जेक्ट टू फिक्स asset which are under dispute and not are in the possession of the company, subject to investment which have not been verified through demat account because demat account not made available to us, subject to debtor where so many confirmations have been asked for and no confirmation received, subject to bank reconciliation statement which has not been prepared from last 5 years, subject to cash book which has not been written updated, द बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो नालायक आदमी बैलेंस शीट में ट्रू व्यू एंड फेयर व्यू देने के लिए बचा क्या है? सब तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू कर दिया। भाई अगर मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स दे, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों दे रहा है? तुम जो एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहे हो ना, दे आर मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कर क्या रहे हो बाबू? हद मचा रखी, कोई शऊर ही नहीं है रिपोर्ट करने का। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर। और आपको बता दूं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अभी भी ये गड़बड़ कर रही। हो सकता है ऑफिस में देखना, वो लिखते हैं सब्जेक्ट टू स्टॉक विच इज वैल्यूड वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, सब्जेक्ट टू डेटर एंड क्रेडिटर, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन सा ओपिनियन होता भैया? ये कौन सा ओपिनियन होता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप कह रहे हो कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, तो फिर ऐसे 501 कहां गया? गड़बड़ है।
आप कह रहे हो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, तो फिर ऐसे 505 कहां गया? और अगर ये दो चीजें नहीं मिली है तो किस मुंह से आप ऊपर कह सकते हो ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई साहब वी हैव ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ? अरे प्रिकॉशन बोलते नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, ये अपने ही ओपिनियन का निगेशन है, निगेट हो रहा है ओपिनियन। प्रिकॉशन के तौर पे डाल देते हैं वो गलत है, प्रिकॉशन के तौर पर डाल ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें क्लॉज 8 समझ में आया? ग्रॉसली नेग्लिजेंट के समय ये जरूर देख लेना कि क्लॉज 7 के साथ 8 फ्री में तो नहीं आ रहा है। आ जाता है कई बार क्वेश्चन, बिना ऑडिट करे ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, क्लॉज 8 एंड क्लॉज 7 ऑल्सो, grossly negligent in performing his duties as an auditor, वो भी आएगा कि आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे अपनी ड्यूटी एज एन ऑडिटर परफॉर्म करने के लिए। गॉट इट? अब और जोरदार सी जरा 9th क्लॉज पढ़ो क्या लिखा है, और मुझे बताओ कि ये तुम्हें किसी चीज की याद दिलाता है। हाँ, 5 6 7 8 चारों लगते कई बार अक्षय। Sometimes you will find in suggested answer that 5 6 7 and 8 चारों लग गए। तुम तो जितने लगा सकते हो लगा के आओ ना, घर क्यों लेके आते हो? जबरदस्ती मत लगाना, बट लग सके तो लगा दो, क्या दिक्कत? A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to invite attention to any material departure from generally accepted audit procedure of audit applicable to circumstances. यानी अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसी कारण से नहीं लगा पाया है, तो उसे यूजर का अटेंशन इनवाइट करना चाहिए। इसीलिए तो 706 में एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ हमने इंट्रोड्यूस किया है। याद आया? We could not check inventories as at the year end because our appointment has been made in June. डिस्क्लोज किया ना आपने 706 में कि भाई हमारा अपॉइंटमेंट ही जून में हुआ। जैसे ही ऑडिटर ने रिजाइन किया, उन्होंने हमें अपॉइंट किया, ऑडिटर ने जून में रिजाइन किया, हमने जून में एक्सेप्ट किया। अब हम 31 मार्च को कोई प्रोसीजर लगा भी नहीं सकते फिजिकल वेरिफिकेशन की, और आज फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाऊं तो मैं कितना ही रोल बैक कर लूं, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो गए हैं इतने दिनों में कि मेरे लिए कंप्यूटेशन थोड़ा सा मुश्किल। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या क्लॉज नंबर 9 समझ में आया? मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम
ऑडिट प्रोसीजर अगर हो रहा है तो डिस्क्लोज करो कि मटेरियल डिपार्चर हुआ है। तो whenever there is departure from audit procedure which is generally accepted, you need to report separately, disclosure। आइए अब आगे आते हैं, क्लॉज नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा एक बार आप पढ़िए क्या कहता है। A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in a separate bank account or to use such money for purpose within a reasonable time। Fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in a separate bank account or to use such money for the purpose within a reasonable time। क्या मतलब हुआ इसका? आपको क्लाइंट कई बार पैसे देता है, किस लिए? जीएसटी भर दो। क्या उसका जीएसटी की लायबिलिटी भरना आपकी फीस का हिस्सा है? नहीं। क्या आपके रेमुनरेशन का हिस्सा है? नहीं। क्या क्या उसने वो जो आपको फीस दी है वो 2-4 दिन में ही आप भरने वाले हो? हाँ, हम तो 2-4 दिन में ही भरने वाले हैं। क्लाइंट भी शाणा है, जीएसटी की लास्ट डेट जब आएगी तभी आएगा वो पैसा लेके, बोले यार भर दो यार, वो शाणा है। तो अगर मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड इन शॉर्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लाइंट ने हमको मनी दी कि सर ऐसा है, मेरा पब्लिक इशू मैनेज करना है, पब्लिक इशू तो चलेगा 3-4-5 महीने। या क्लाइंट यूएस जा रहा है 1 साल के लिए, वो आपको 1 लाख रुपए दे गया कि मेरे एडवांस टैक्स और सब भर देता, समय समय पर जो जो टैक्स भरने को आवे भरते जाना ड्यू डेट पे, तो मैं टेंशन मुक्त रहूंगा वहां पे। अगर आपको मनी मिली है लॉन्ग, क्या हो गया? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो पिक्चर फ्रीज हो गई क्या? हाँ, 1 मिनट। तो अब अगर पब्लिक इशू के लिए आपको मनी दे दी, एडवांस टैक्स के लिए मनी दे दी, जो एक लंबे समय तक आपके पास रहेगी, तो आपको कहा गया बाबू इसको जरा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो। और अगर तुमने इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा तो भी तुम्हारा मिसकंडक्ट है। और अगर सेपरेट बैंक अकाउंट में तो रखा
लेकिन यूज कर लिया ऐसी मनी को, फेल टू यूज द सच मनी विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लिया, हाँ, लेकिन उस मनी को यूज ही नहीं किया और लंबे समय से वो आपके पास पड़ी, जिस पर्पस के लिए दिया वो पर्पस ही पूरा नहीं किया, एडवांस टैक्स ही नहीं भरा। क्या लापरवाही कर रहे हो यार। क्लाइंट ने आपको मनी दी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास है, कृपा करके सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो। अरे रखी थी सेपरेट बैंक अकाउंट में, भूल गया खर्चा करना, तो वापस करना थी ना उसको। वो शिकायत कर रहा है इंस्टीट्यूट को कि ना तो वापस की और ना ही मेरा एडवांस टैक्स जमा किया। तो इसको क्या कहेंगे? एक तो ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी भी कहेंगे, और क्लॉज 10 लगाएगा कि मनी नॉट यूटिलाइज्ड। क्लॉज 7 का ध्यान रखना यार बाबू, कहीं से भी उठ के आ जाता है क्लॉज नंबर 7, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 7 कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, इट पॉप्स अप, उठ के आता है। तो सेपरेट अकाउंट में रखनी है। अब क्या हर क्लाइंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाऊं? हर क्लाइंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाऊं क्या? शुड आई मेक सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट? नो, नो सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट। आप क्लाइंट्स का एक सेपरेट अकाउंट रखो, लेकिन ध्यान रहे एक क्लाइंट की मनी दूसरे क्लाइंट में भी यूज ना हो जाए। आपकी फर्म के अकाउंट से तो सेपरेट है ही आपका, तो इसलिए लोग क्या वो सजेस्ट करते हैं, भैया अगर एक क्लाइंट ने बहुत सारा पैसा दिया है ना, तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में ही रख लो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सेपरेट अकाउंट में तो रखा, फर्म से तो सेपरेट रखा अकाउंट, लेकिन एक दूसरे के अकाउंट का पैसा एक दूसरे ने यूज कर लिया तो। अब क्लाइंट कैश में दे गया तो देखो भैया, कैश तो अपने को 10,000 रुपये से ऊपर लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। बाकी आपको अच्छे से मालूम है मैं क्या बताऊं। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉज नंबर 10। अब आपका द सेकेंड शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट का 10 क्लॉजेस पूरे होते हैं। देर आर 10 ओनली क्लॉजेस इन पार्ट 1। 10 क्लॉजेस क्या रहे? पहला रहा कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा रहा, क्या रहा दूसरा? सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तीसरा रहा वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, चौथा रहा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पांचवा रहा मटेरियल फैक्ट, छठा रहा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सातवां रहा ग्रॉसली नेग्लिजेंट, आठवां रहा बेसलेस ओपिनियन, नौवां रहा डिपार्चर फ्रॉम एस एज, 10वां रहा
क्लाइंट्स मनी। तो भाई लोग, ये है आपके 10 आइटम। अभी सुनो, इससे पहले अपन ने जो पढ़े उनको भी एक बार नमन कर लें। पार्ट फर्स्ट का पहला, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1, जिसमें बोला अलाउिंग अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। दूसरा बोला शेयर, तीसरा बोला शेयर, चौथा बोला पार्टनरशिप, पांचवा बोला सिक्योरिंग बिजनेस, छठा बोला सॉलिसिटेशन, सातवां बोला एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, आठवां बोला कम्युनिकेशन टू प्रेडिसेसर, नौवां बोला 139 140, 10वां बोला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, 11वां बोला अदर ऑक्यूपेशन, 12वां बोला साइन करो। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। सेकंड पार्ट का पहला बोला एम्प्लॉय होकर देना मत, एम्प्लॉय होकर लेना मत। उसके बाद आए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का पहला बोला एफसीए वर्सेस एसीए। उसके बाद बोला नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन, और तीसरा गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन राइट अप। फिर आया 6 मंथ से कम की सजा और ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन। बाबू, क्लॉज याद करने के लिए रटना वटना मत यार, है ना। फालतू के काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम क्लॉजेस को रटने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक लगाओ, या तुम क्लॉजेस को रटने के लिए कोई और तकनीक लगाओ। बहुत क्लियर है, क्लॉजेस जितनी बार लिखोगे प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ नहीं करना है, रोज नियम से एक क्लॉज का आंसर लिख लो। एग्जाम तक कोड ऑफ इथिक्स एक एक रिवाइज होता रहेगा, लैंग्वेज पे पकड़ आती जाएगी। एक दिन लिखो, एक दिन पढ़ो, 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 एक 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 क्वेश्चन पढ़ते जाओ, होता जाएगा, सब याद हो जाता है। ऐसे कोई क्लॉज नहीं है जो याद नहीं आता, बिल्कुल याद होता है। क्या बोलते हो, रटना है? रटोगे क्या? रटने की जरूरत ही नहीं बॉस। हर क्लॉज पे रुक रुक के इतनी देर अपन ने डिस्कशन किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्लॉज को रटना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप क्लॉजेस के बारे में लगाओगे, उतना ज्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। अब जैसे अगर मैं इसको बंद करके आपसे क्लॉजेस के बारे में बात करूं, तो आप क्लॉजेस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्लॉज नंबर 1 था, a chartered accountant in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person to practice in his name unless such person is also a chartered accountant in practice and either his partner or his employee। अब आप देखो, ये क्लॉज को हमने तोड़ तोड़ के बोला। आप भी इस क्लॉज को जो मैंने चार्ट दिए हैं उस हिसाब से तोड़ तोड़ के बोलने की कोशिश करो, रटो मत। जैसे क्लॉज नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउस और ऑफर टू पेज और ऑफर टू अलाउ to share from his fees or professional receipt, any share, any commission or any brokerage to any person other than ये 13 लोग। और वो 13 लोग कौन थे? पार्टनर,
रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, और फिर सुपर एट। अब मेंबर के अंदर दोनों आ गए, मेंबर इन प्रैक्टिस, मेंबर इन सर्विस। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रखना है। तो ये है कोड ऑफ एथिक्स का सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं कोड ऑफ एथिक्स के सेकंड पार्ट, सेकंड शेड्यूल के सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड शेड्यूल के सेकंड पार्ट में जो है क्लॉजेस आएंगे, काउंसिल जनरल गाइडलाइन नहीं आती, वो तो सब बात की बात है। इसके सेकंड पार्ट के कुछ पेजेस ऊपर नीचे हो गए, पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड के ये रहे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे आगे। लैंग्वेज सेम होनी चाहिए क्या? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आ जाएगी वो लैंग्वेज सेम। मैं बोल रहा हूं ना, आप रोज एक एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लो, आपको लैंग्वेज पेन में से गिरेगी निकल निकल के। बस आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर आप पढ़ते पढ़ते रहे तो फिर वहां भगवान जाने क्या लिख के आओगे। मैंने जो चार्ट दिए हैंड रिटन, उसमें जो लैंग्वेज दी है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के दी है। तो तोड़ तोड़ के जो लैंग्वेज दी है ना, उसी को पढ़ो, उसी से पढ़ो। इज दैट क्लियर? कल अपन, चार्ट अभी अपलोड नहीं हुए, अभी बोलता हूं, अभी कर ही देता हूं ना, रुको। सॉरी। कर ही रहा हूं मैं।